माननीय जनमत की तरफ से मैं दस्तक के लिए अपने संपादक के पांडे जी का पत्र पढ़ रहा हूँ। प्रिय साथी, सीमा आजाद और दस्तक पत्रिका के साथियों, अनिवार्य सांगठनिक कारणों से पटना में होने के कारण पत्रिका के 100वें अंक निकलने के इस जलसे में उपस्थित नहीं होने का अफसोस रहेगा। आजादी के आंदोलन के दौर से आपातकाल और उसके बाद यानी 90 के दशक तक प्रतिबद्ध पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन उसके बाद के दौर में उदारीकरण और उग्र दक्षिणपंथी राजनीति के रफ्तार पकड़ते ही मीडिया चैनलों की भरमार ने ऐसी पत्रकारिता, खासकर प्रिंट मीडिया को पीछे ढकेल दिया। तथाकथित मुख्य धारा की पत्रकारिता में उस समय ही आज जो फासिस्ट निजाम सत्ता में है उसके प्रति रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था, जिसे ठीक ही रघुवीर ताया कमेटी ने चिन्हित किया था। अब तो यह खुलेआम वैध है। आज के दौर में ऐसी पत्रिकाओं के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं जो कारपोरेट और फासिस्ट हमले का खुलकर विरोध कर रही हैं। इसलिए छोटी तमाम बड़ी पत्रिकाएं और अखबारों के संस्करण बंद हो रहे हैं। ऐसे दौर में विज्ञापन विहीन पाठकों एवं समर्थकों के बल पर ही पत्रिका का नियमित प्रकाशन एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिसे दस्तक निभा रही है। आज एक तरफ जब पत्रकारिता की पूरी साखी दांव पर लग गई है, तब ऐसे में जनपक्षी प्रतिबद्ध पत्रकारिता के छोटे प्रयास ही इस हिसाब को बचा सकते हैं और सत्ता से सवाल कर सकते हैं। उसकी खुली आलोचना जनता की ओर से करने का साहस कर सकते हैं। इधर उनको राजनीतिक कहकर खारिज करने का चलन भी बहुत तेज है, जैसे कि इन आलोचकों की कोई राजनीति ही ना हो। खैर, ऐसी स्थितियों के बीच दस्तक के 100वें अंक के प्रकाशन के लिए एक बार फिर से संपादक और पूरी टीम को बधाई। सलाम करें के सामने संपादक और जनमत साथियों, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि पत्रकारों के बचाव के लिए काम करता है। उसके भारत के प्रतिनिधि ने हमारे लिए एक संदेश भेजा है। मैं सिद्धि को बुलाती हूँ उनका संदेश। गरीबों, मजलूमों, आदिवासियों, दलित और वंचित समाज के हक और हकूक की लड़ाई में एक अग्रणी वैचारिक हथियार के रूप में कार्यरत दस्तक पत्रिका को इस गौरवमयी उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा आजाद एवं उनके सहयोगियों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष का जो रास्ता चुना है वो काबिले तारीफ होने के साथ सीखने योग्य भी है। समाज के आखिरी आदमी की आवाज बनकर दस्तक नित नए प्रतिमान स्थापित करे, इस शुभेच्छा के साथ पूरी टीम को बधाई। पुराण मजूमदार, सीपीजे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का भारतीय प्रतिनिधि। एक पत्रिका है वीक्षणम, जो कि तेलुगु भाषा की पत्रिका है। उसका मैसेज पढ़ने के लिए, उसका संदेश पढ़ने के लिए मैं कृष्णा को आमंत्रित करती हूं। Affectionate best wishes from a distant colleague. Veekshanam, Hyderabad-based Telugu monthly journal of political economy and society, extends its warm and hearty congratulations to Dastak on occasion of its 100th issue. Veekshanam, though located 1,000 miles away from Dastak, has an emotional bonding as a colleague in alternate politics and journalism. The distance does not diminish the affinity and separate Veekshanam from its sister organization. Indeed, Dastak is size and perspectives, form and content and choice of articles and presentation. As Dastak brought out its 100th issue now in the 20th year, Veekshanam has just completed its 20th year with 54 issues. Dastak has a suffix Naye Samay Ke of the New Times. Yes, Veekshanam is also a journal of New Times. Veekshanam Insight was born out of a group of journalists who were writing day in day out against the globalization policies in general and the World Bank dictated policies implemented by Chandrababu Naidu way back during 1995 to 2003 in particular. After writing continuously for almost 7 years in mainstream newspapers, the journalists thought that it would be better to have an independent alternate form, a little magazine completely devoted to issues of political economy and society, and thus Veekshanam was born on January 1st, 2003 as a fortnightly. Like any other little magazines, it also faced several difficulties including financial and
and turned itself into a monthly in 2005. In the last 20 years, Veekshanam has not stopped a single issue except skipping 3 issues during the 2 waves of pandemic. Despite a number of financial, technical and organizational problems as well as persecutions from the state during the stupendous and difficult journey, Veekshanam had published over 5,000 essays on regional, national, international, contemporary events as well as theoretical analysis. It provided forum for more than 1,000 writers and mentored a number of people activists to become writers. Veekshanam, in its 60 pages every month, does not leave any contemporary development uncommented. The 3 guided principles of Veekshanam are: 1. To present an alternative pro-people viewpoint on all important developments that appear in the mainstream media. 2. To present all those developments related to people that are ignored, suppressed, trivialized and hidden by the mainstream media. Third, to present a Marxist, scientific and pro-people perspective that enables any reader to understand and analyze the other side of what appears and does not appear in mainstream media. Veekshanam believes Dastak is also engaged in similar activity of pro-people alternative journalism in its own way and wish it all the success it aspires and deserves. It is a strong belief of Veekshanam that the new times require the blooming of 1,000 Veekshanam and Dastak in the age of rising Hindutva fascism. Veekshanam wishes a long and fruitful life to Dastak. शुक्रिया कृष्णा। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुर्बान अली साहब को आवाज देती हूँ, वो आए और अपनी बात करें। आज की इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश कुमार, बुजुर्ग साहित्यकार प्रत्यक्ष, मेरे दोस्त अनिल चमड़िया जी, मीना कोटवाल, आदरणीय रवि किरण जैन जी, आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, मेरे दोस्त खुर्शीद जन्मर साहब एडवोकेट, मनेंद्र विश्व को मैं देख रहा हूँ, वो भी पीछे आ गए हैं, ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं सीमा आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी और आपसे रूबरू होने का मौका दिया। बहुत दिन बाद इलाहाबाद आना हुआ। सीमा आज़ाद और उन जैसी तमाम शख्सियात को जो तमाम ऑड्स के बावजूद इस समाज में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और दस्तक जैसी मैगजीन निकालने का साहस कर रहे हैं, मैं उन्हें हजार सलाम करता हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इनको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि ये कि पिछले 3 साल से बेरोजगार होने के बावजूद कम से कम मेरी हिम्मत ये नहीं होती है कि मैं कोई पर्चा निकालूं, कोई YouTube चैनल शुरू करूं और जन सरोकार की जो बातें हैं उनको आवाम तक लाने की कोशिश करूं, क्योंकि उसके लिए सीमा आज़ाद जैसा बड़ा कलेजा और बड़े हौसले की जरूरत होती है। दोस्तों, मुझे सीमा आज़ाद ने कहा कि मैं जो आज का विषय है समाज बदलाव में जन पत्रिकाओं की भूमिका, उस हवाले से अपनी बात रखूं और इस ज़मीन में खास करके उर्दू पत्रकारिता का जिक्र करूं। बड़ी दिक्कत ये है और जो माहौल है इस वक्त देश में, कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी भी होती है और अफसोस भी होता है कि हिंदी वाले उर्दू वालों को बहुत कम जानते हैं, उर्दू वाले हिंदी वालों को बहुत कम जानते हैं और अंग्रेजी वाले इन दोनों के बारे में बहुत कम जानते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो अभी अनिल चमड़िया साहब कह रहे थे कि जो आम लोगों की जबान की पत्रकारिता है जो 1857 के बाद से ज्यादा शुरू हुई, वो कहीं नीचे रह जाती है, मध्यम पड़ जाती है, क्योंकि आजकल हमारे ऊपर अंग्रेजी का भूत सवार है
हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी अंग्रेजी पढ़ें, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिले, देश विदेश में उनकी पोस्टिंग हो और हमें भी अपने उनके साथ साथ मज़े करने का मौका मिले। तो फिर दोस्तों, पत्रकारिता की बात और ख़ास करके जन सरोकार की पत्रकारिता की बात पीछे रह जाती है। आप ही के इस शहर के अकबर इलाहाबादी ने कहा था, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आपने अभी देखा सुना कि जिस पहले आज़ादी के मतवाले पत्रकार ने, सहाफ़ी ने तोप का मुकाबला करने की कोशिश की, उसे तोप के दहाने पर रख करके उड़ा दिया गया और उसे आज हम मौलवी बाकर के नाम से। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सीमा आज़ाद आपको और आपके तमाम साथियों और संगठनों को कि आपने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ आज इस हॉल में मौलवी मोहम्मद बाकर को भी याद किया, जिसे किया गया। दोस्तों, आज जब हम अपने वतन की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, हम में से बेशतर लोग उन कुर्बानियों से नावाकिफ हैं जो हमारे पुरखों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए दी और हमेशा के लिए अमर हो गए। उर्दू सहाफ़त का जिक्र करूँ तो यूँ तो उर्दू सहाफ़त का आगाज़ सेहरा हफ्तावार जामे जहानुमा के सर बांधा जाता है, जो पंडित हरिदत्त ने 1822 में कलकत्ता से शाया किया था। लेकिन उससे बहुत पहले उर्दू हलकों में ये भी बहस हो चुकी है कि उर्दू का पहला अखबार शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने 1794 में शुरू किया था। आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा अखबार भी पेश था जिसका एडिटर अपनी तकर्रुरी से पहले यानी अपनी नियुक्ति से पहले ये शर्त मंजूर करता था कि उसकी तनख्वाह जौ की एक रोटी और पानी का एक प्याला होगा, जो उसे जेल में अदा की जाएगी। इसी शहर हफ्तावार स्वराज के नाम से अखबार बाबू शांति नारायण भटनागर ने 1907 में जारी किया था। एक के बाद एक इस अखबार के 9 एडिटरों ने बगावत के जुर्म में गिरफ्तारियां और काले पानी की सजाएं झेली और किसी की पेशानी पर बल नहीं आया। उस अखबार का हर एडिटर रजाकाराना तौर पर कैद व बंद की मुश्किलात के लिए तैयार रहता था। उस अखबार के 8वें एडिटर लद्दा राम को इलाहाबाद के सेशन जज रुस्तम ने 10 साल कैद काला पानी की सजा सुनाई थी। दोस्तों, 1857 ये ऐसी कट ऑफ डेट है जिसको सावरकर भी मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था और इसकी शुरुआत बहादुर शाह जफर की क़यादत से हुई थी। और इस पर तकरीबन कंसेंसस कम से कम जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके खिलाफ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तकरीबन सभी ये मानती हैं कि 1857 से लेकर 1947 90 साल का ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का पीरियड है, जबकि हमने अपनी इस आज़ादी को हासिल किया था। तो जहां उसका पहला सिपहसालार बहादुर शाह जफर था, तो वहीं उसका आखिरी सिपहसालार महात्मा गांधी था। और इस बीच जितने बड़े हमारे तमाम लीडर हुए, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, मौलाना आज़ाद हो, मौलाना मोहम्मद अली हो, किसी न किसी अखबार या पर्चे के वो एडिटर थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास में ये दर्ज, सबने ये काम किया क्योंकि अपनी बात को आवाम तक पहुंचाने के। गांधी जी ने तो गुजराती होते हुए उर्दू सीखी, क्योंकि उस जमाने में उर्दू का दौरा था और उर्दू की बड़ी कसीर तादाद थी अखबार और पत्रिकाओं की, तो उनकी बात पहुंचे। क्योंकि कम्युनिकेशन की थ्योरी यही बताती है कि जिसको अपनी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचानी है, उसे आम जबान में, सादा जबान में और उस जबान में जो प्रचलित हो अपनी बात कहनी चाहिए। बहरहाल, उर्दू सहाफ़त की अगर बात करें और अखबार जामे जहानुमा जो कलकत्ते से हरिदत्त साहब ने शुरू किया था 1822 में, जिसके भी 200 साल मनाए गए, तो उस हवाले से उर्दू पत्रकारिता की तारीख देखें, इतिहास देखें, तो इन 200 सालों में लगभग 125 साल शुरुआत के तो वो थे कि जहाँ सिर्फ एक मकसद था, आज़ादी हासिल करना है, और उसकी जद्दोजहद, उसी के बारे में सारे लेख लिखे जाते थे।
आम आदमी की परेशानियों का जिक्र उसमें बहुत कम होता था, क्योंकि एजेंडा था कि साहब मुल्क को अंग्रेजों से, बरतानवी हुकूमत से आज़ाद कराना है। लेकिन उसके बाद जब मुल्क आज़ाद हो गया 1947 में बंटवारे की शक्ल में, तो पिछले 75 साल राष्ट्र निर्माण के साल रहे हैं। हम जब पत्रकारिता में आए थे बचपन से सुना था कि पत्रकारिता एक मिशन है, ये किसी और दूसरे पेशे की तरह से सिर्फ पेट पालने का धंधा नहीं है, इसके कुछ सामाजिक सरोकार भी होते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। और शायद उसी वजह से आज हम यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं कि हम सामाजिक बदलाव में पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका हो सकती है उसका जिक्र करें। दोस्तों, किसी भी देश के और खास करके नए देश के इतिहास में 75 साल का अरसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी बहैसियत लोकतंत्र तीसरी दुनिया के देशों में हम शायद ऐसे अकेले देश हैं जिसमें न सिर्फ ये कि लोकतंत्र की जड़ें परवान चढ़ी, मजबूत हुई, बल्कि वो एक तनावर दरख्त के तौर पर पूरी दुनिया के सामने है और हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम होने चाहिए, और देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अपने बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती है। दुनिया के जिन भी देशों में, चाहे वो यूरोप के देश हो, ब्रिटेन हो, जहाँ से हमने ये डेमोक्रेसी ली है, या अमेरिका हो जहाँ 200-250 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, किसी भी देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसमें मीडिया की एक अहम भूमिका होती है, एक अहम रोल होता है। और अब तो पत्र पत्रिकाएं थोड़ा कम उनका रोल होता चला जा रहा है, अखबारों का रोल कम होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2040 में शायद अमेरिका में आखिरी अखबार होगा जो प्रिंट होगा, क्योंकि ये चीज़ें अब आपके मोबाइल पर आ गई हैं, टेलीविजन पे आ गई हैं, कंप्यूटर पे आ गई हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बोलबाला ज़्यादा बढ़ रहा है। बहरहाल ये बदलते वक्त की चीज़ें हैं कि पिछले 200-250 साल में जहाँ हम पहले दरख्तों के पत्तों पर लिखा करते थे, फिर अखबार पर, कागज़ पर लिखना शुरू किया, तो वो बदलाव की प्रक्रिया होती है, वो होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र में अगर फ्री मीडिया नहीं होगा तो उसकी आवाज़ दब जाएगी, घुट जाएगी। और ये हमने आपातकाल के 19 महीनों में देखा कि जब सेंसरशिप लागू की गई, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, वो 19 महीने का अरसा हमारे 75 साल के लोकतांत्रिक देश के ऊपर एक बदनुमा था। लेकिन वो तो एक तानाशाह ने किया था। आप ही के इस शहर के एक जज के फैसला सुनाने के बाद वो सारी चीजें हुई थी। लेकिन आज क्या माहौल है? क्या हम कह सकते हैं कि आज माहौल आजाद इमरजेंसी से बेहतर है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है नहीं। और उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुक्मरान और हुक्मरान जमात को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और उसकी ताज़ा मिसाल BBC पर पड़े छापे हैं पिछले 3-4 दिनों से जारी हैं, इनके बारे में आपको खबरें मिल रही हैं। जवाहरलाल नेहरू बड़े डेमोक्रेट थे, आप ही के शहर के थे। उन्होंने कहा था कि प्रेस चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए, मैं उस पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने के खिलाफ हूँ। और ये काम उन्होंने अपने जिंदगी में करके दिखाया कि 15-17 साल जब वो प्रधानमंत्री रहे तो शायद कोई मिसाल नहीं मिली होगी आपको कि किसी पत्रकार को जेल भेजा गया हो उसकी लेखनी की वजह से, या किसी अखबार को बंद किया गया हो कि उसने उनकी सरकार या उनकी पार्टी या उनके कामकाज की आलोचना की थी। अभी पिछले 7-8 सालों से हम रोज नज़ारा देखते हैं। भास्कर अखबार ने अगर ये तस्वीरें छाप दी कि गंगा कोविड के दौरान लाशों से फट गई थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने उसका रिपोर्ट की, तो उस पर छापे मार दिए गए, बंद करने की कोशिश की गई। और सीधा सा मैसेज है, आज
बहुत तफसील के साथ अनिल चमड़िया साहब ने आपको बताया कि कॉरपोरेट का क्या दबदबा है। क्या हम कह सकते हैं वसूख के साथ कि कोई एक अखबार इस देश में आज़ाद है? क्या कोई एक टीवी चैनल आज़ाद है जहां आम आदमी अपनी बात कह सकता है, या एक आम पत्रकार अपनी बात कहते हुए इस सरकार की आलोचना कर सकता है, इस पार्टी की आलोचना कर सकता है? बिना आलोचना के कोई सभ्य समाज और खास करके लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। आज तो संसद के अंदर बहुत बड़ी तादाद है विपक्षी सांसदों की, लेकिन उस वक्त में जब कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, नेहरू जी के जमाने में हमेशा तकरीबन 350 से ज्यादा सीटें संसद में लोकसभा में रहती थी। इंदिरा गांधी के समय में भी 350 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ होती थी। लेकिन कुछ सांसद थे, आपने उनके नाम जरूर सुने होंगे। लोहिया ने तो खैर जाके नेहरू जी के खिलाफ पहला विश्वास प्रस्ताव लाया है, लेकिन इंद्रजीत गुप्त, ज्योतिर्मय बसु, मधुनिमय, पीलू मोदी, इस तरह के सैकड़ों, मतलब 15-20 नाम ऐसे हैं जिन्होंने सरकार को नाक और चने चबा दिए थे, सरकार को के खिलाफ प्रिविलेज मूव किया था। मधुनिमय के प्रिविलेज मोशन पर इंदिरा गांधी जब दोबारा चिकमंगलूर से चुनकर के आई थी 6ठी लोकसभा में, उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव एकमात्र। तो वो विरोधी दल के सांसद उस टूल्स का, उन औजारों का इस्तेमाल किया करते थे, और मीडिया उसकी ये साख थी कि लिखा हुआ नहीं है, जो लिख रहा उसको लोग, जो अखबारों में खबर छपती थी, कुरान, बाइबल और गीता की तरह से उस पर यकीन करते थे कि अखबार में खबर छपी है, ये सच होगी। लेकिन हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। वो क्रेडिबिलिटी खत्म करने में हम लोग जिम्मेदार हैं। हमसे मुराद पत्रकार बिरादरी, जिन्होंने फैसला किया कि हम कुछ पैसों के लिए बिकेंगे, अपने ईमान का सौदा किया और उस सफ में शामिल हो गए। और दूसरी तरफ सीमा आज़ाद जैसे लोग हैं जिन्होंने कोई सौदा नहीं किया, हर तरह की परेशानियां झेली, 2.5 साल से ज़्यादा शायद आपको जेल में रहना पड़ा है, और उसके बावजूद आपके सामने दस्तक का 100वां अंक लेकर के मौजूद है। ये मामूली काम नहीं। 2019 का जब इलेक्शन हो रहा था, उसके पहले एक दिलचस्प घटना हुई। रोहतक में एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, उसके खिलाफ वहां के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुत्र दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ा। जो विपक्षी उम्मीदवार था उसने कोई रैली की, मीटिंग की, जिसमें 25-30 हजार लोग आए होंगे। लेकिन अगले दिन उस शहर के सबसे बड़े अखबार ने लिखा और उस भीड़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाते हुए कि 5 लाख से ज्यादा बड़ी भीड़ अमुक व्यक्ति के समर्थन में जुटी। अब ये भूपेंद्र हुड्डा का बयान है। उसने अगले दिन उस अखबार मालिक को फोन किया कि भाई इतनी तो कुल रोहतक की आबादी नहीं है जितनी तुमने छापी, ये लोग कहाँ से आ गए। तो उसने कहा कि साहब ये पेड न्यूज थी। पेड न्यूज का मतलब कि साहब इसके लिए पैसा दिया गया था, पूरा पेज फ्रंट पेज रिजर्व करा दिया था और इसलिए हमने वो लिख दिया जो वो चाहते थे। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अच्छा तो कल का पूरा अखबार मेरे नाम लिख दो, लेकिन उसमें सिर्फ एक लाइन की खबर जाएगी कि ये अखबार झूठ बोलता है। क्या ये मतलब नहीं? तुमने भी कहा ना पेड न्यूज, तो तुम पैसा लेकर के कुछ भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये आज क्रेडिबिलिटी हो गई है हमारे पत्रकारों की, अखबारों की, मीडिया की, क्योंकि हमने उन मूल्यों को छोड़ दिया है जो आज़ादी की लड़ाई के बाद हमें विरासत में मिले थे। क्या गांधी जी इसलिए इस देश को आज़ाद करा के गए थे कि यहाँ चंद उद्योगपति आकर के कब्जा कर लें? सरकार की, मीडिया की और कॉरपोरेट की जो एक तिकड़ी है उसने कब्जा कर लिया। मुझे इसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। 2014 में किस तरह से इस देश की सत्ता पर कब्जा किया गया,
फिर 2019 में किया गया और 2024 अब ज़्यादा दूर नहीं है, फिर उसमें कोई चमत्कार हो जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं नजर आती। क्योंकि एक नए तरह का समाजवाद, एक नए तरह का राष्ट्रवाद बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है बहुत बेशर्मी के साथ कि इस देश में बहुसंख्यकों की ही चलेगी। ब्रूटल मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म का एजेंडा है जो रोज सुबह से शाम तक बताया जाता है और ये कहा जाता है कि जो हमारे साथ है वो देशभक्त है और जो हमारे खिलाफ है वो देशद्रोही है। इसलिए आप अब उम्मीद नहीं कर सकते स्वतंत्र पत्रकारिता। जितने लोग नागरिक अधिकारों के लिए जेल में जाते हैं, क्या उनकी कोई 2 लाइन की खबर भी किसी अखबार के फ्रंट पेज पर छपती है? कितने सारे केसेस हुए हैं पिछले 8-10 सालों में जिसमें नागरिक स्वतंत्रता को मस्क किया गया, कुचला गया बुरी तरह से, कई लोग जेलों में मारे गए, लेकिन उसके लिए आवाज नहीं उठती। क्योंकि आज हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था है, हमें ये बताया जाता है कि हमारा जीडीपी बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में हमारी साख है, हम 400 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, 500 जिसमें से 250 बोइंग से खरीदे जा रहे हैं, 250 एयरबस से खरीदे जा रहे हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति हमारी तारीफ करता है क्योंकि उसकी इंडस्ट्री का तो भला हो रहा है। हमारे यहाँ गरीबी बढ़ रही है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ लोग भूखमरी से मर रहे हैं तो क्या हुआ, क्योंकि ये जन सरोकार के बाद सवाल नहीं है। हम तो वो चमक दमक देख रहे हैं जो शॉपिंग मॉल्स में दिखाई जा रही है। याद कीजिएगा, ये वही चमक दमक थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से 2004 का चुनाव हुआ था। फील गुड और इंडिया शाइनिंग के नाम पर प्रमोद महाजन ने 1500 करोड़ रुपए का मीडिया ब्लिट्स किया था, लेकिन उसी समय इस देश का किसान आत्महत्या भी कर रहा था और इस बावजूद इसके जो पार्टी सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी, उसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि उसको सत्ता मिलने वाली है या उसका प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी उन्हें नहीं मालूम था। लेकिन इस देश की जनता ने, आम जनता ने, जाहिर बेपढ़ी जनता ने, किसान और मजदूर ने इस मुल्क की तकदीर बदल दी। तो मुझे तो थोड़ी बहुत उम्मीद अगर कुछ नजर आती है तो उसी किसान मजदूर से और देश की गरीब जनता से आती है कि शायद वो 2024 में कुछ नहीं कर दे, क्योंकि हम लोग जो अपने आप को मध्यम वर्ग का कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, उनकी नींद अभी नहीं खुली है। उनको तो ये लग रहा है मुसलमान पिट रहा है तो अच्छा है, नरेंद्र मोदी 800 वर्ष से मुसलमानों से हिसाब ले रहा है तो अच्छा है, अगर पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक जाए तो क्या हुआ, अगर दाल 100 रुपये किलो बिक जाए तो क्या हुआ, आटा और 100 रुपये किलो बिक जाए तो क्या हुआ। लेकिन हाँ, मुसलमान को तो सबक सिखा, ये मानसिकता, और जब तक इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, और उस लड़ाई के लिए क्या, उस लड़ाई के लिए वही है जो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य है और जिसके आधार पर संविधान बना है। अगर समय हो तो उसमें भी 5 मिनट और बोलूंगा। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1931 में, जो कराची कांग्रेस होती है, उसमें फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में जो रेजोल्यूशंस आते हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किए थे, वही आज हमारे संविधान का प्रीएम्बल है, तो वही हमारे संविधान की आत्मा है, तो वही हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर कहीं और बाहर से नहीं लेकर के आए। वो वही सारी चीजें जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस मुल्क की आवाम से वायदे किए गए थे, उन्हीं को संविधान की शक्ल में पेश किया। और वो वायदे क्या थे कि 1947 में जब भी देश आजाद होगा तो ये देश किस तरह से चलेगा, इस देश का संविधान क्या होगा, क्या इसमें किसी एक धर्म विशेष को, क्या एक जाति विशेष को, एक संप्रदाय विशेष को उसकी बढ़तरी होगी, या देश के तमाम नागरिकों के अधिकार बराबर होंगे। और इसलिए हमारे उस वक्त के राष्ट्र निर्माताओं ने, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, पाकिस्तान बन जाने के बावजूद ये फैसला किया कि हम इस मुल्क को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और हम इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाएंगे, एक ऐसा मुल्क, ऐसा हिंदुस्तान जिसमें धर्म, जाति, मजहब के नाम पर किसी तरह का शोषण नहीं होगा और सबके अधिकार बराबर। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, एक मजहबी नफरत के नाम पर एक देश बनाया गया। जान लीजिए दुनिया में 2 ही नाजायज मुल्क हैं,
जिनका ना इतिहास है और ना भूगोल है, और जो दोनों राजनीतिक कारणों से और मजहबी नफरत की बुनियाद पर बनाए गए। एक इजराइल 1948 में बना और एक पाकिस्तान 1947 में बना। और 1946 में जब मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, लाहौर की चट्टान मैगजीन का बहुत मशहूर एडिटर था सोनिश काश्मीरी, उसने इंटरव्यू लिया, मौलाना से पूछा, मौलाना पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मौलाना ने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान का बनना इस भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के मसले का हल होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इसकी हिमायत करता, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो मजहबी जुनून इस वक्त अफीम की तरह से मुसलमानों के सिर पर नाच रहा है, जब इनका ये नशा उतरेगा तो ये एक दूसरे का गला काटेंगे। और ऐसा मालूम होता है कि मौलाना भविष्यवाणी कर रहे थे पाकिस्तान के टूटने की और बांग्लादेश के बनने की, क्योंकि जो एक धर्म और एक कलाम कुरान और एक कलमा के नाम पर बना था, उसको टूटने 25 साल हो गए। पंजाबी मुसलमान ने बंगाली मुसलमान के साथ जुल्म किया, 30 लाख से ज्यादा लोगों को मारा, जिन्हें कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। और उसकी वजह क्या थी कि साहब हम दूसरी तरह की संस्कृति नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये बंगाली लोग ये तो साड़ी पहनते हैं, ये तो संस्कृत बोलते हैं, ये तो हिंदू तरीके से रहते हैं, ये वजह थी। और इसलिए बांग्लादेश बन गया। आप बना लो हिंदू राष्ट्र, बड़े शौक से बना लो। मेजोरिटी डेमोक्रेसी में तो लोकतंत्र इसी से चलता, लेकिन अगर ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही विकृत रूप, तो आप अगर इसको बना लोगे, माफ कीजिएगा ये कहते हुए मेरी जबान लड़ती है, इस देश के लिए सेटल कर। इसलिए अभी वक्त है, पूरी दुनिया हमें देखती है कि इतने तरह की भाषा, इतनी तरह की जातियां, इतने तरह के धर्म किसी और दूसरे देश में नहीं मिलते। और ये देश चल कैसे रहा? 75 साल से चल ही रहा, बल्कि इसमें और इजाफा हुआ है। सिक्किम जैसा एक स्वतंत्र देश मिला 1975 में, हमारा नक्शा बढ़ा, कम नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरह के हालात दोस्तों किए जा रहे हैं और उसमें जिस तरह से प्रेस का, मीडिया का गला घोटा जा रहा है और जो जन सरोकार है और उसकी जो पत्रकारिता है उसको तकरीबन खत्म कर दिया गया है, वो एक बहुत ही अलार्मिंग है। और अगर समय रहते हुए इस देश के लोगों ने ये समझ लिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कोई कम हिंदू थे क्या किसी से? लेकिन उन्होंने तय किया था कि नहीं, ये देश को एक रखने की यही शर्त होगी कि ये सेक्युलर हिंदुस्तान होगा। और अगर आपने इसको दूसरे रास्ते पर चलाने की कोशिश की तो माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का एक बड़ा मशहूर जुमला है, उन्होंने ऑपरेशन पुरस्कार पर कहा था कि जब लोगों के दिल टूट जाते हैं तो मुल्क टूट जाया करते। तो दोस्तों मैं यही अपनी बात कम करूंगा, क्योंकि अभी पंकज जी को भी बोलना है और अध्यक्ष भाषण भी हमें सुनना है। लेकिन मैं एक बार फिर सीमा आज़ाद, उनके तमाम साथियों का और उस तरह के तमाम लोगों का जो आज के इस माहौल में ये अगेंस्ट द टाइड जिसको कहा जाता है, चट्टान की तरह से खड़े हुए हैं, इनके हौसले को सलाम, इनकी जितनी मदद हो कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस देश को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, जो मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो नागरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और सिर्फ कर ही नहीं रहे हैं, उस पर अमल करते हुए जेल भी जा रहे हैं और जेल की सजाएं काट करके आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा 100 बार सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रिकाओं को चलाने को लेकर कई बात हो रही है, तो मैं बस इसमें एक बात जोड़ना चाह रही हूँ कि जन आंदोलन और जो ऐसी पत्रिकाएं होती हैं उनका बहुत गहरा अंतर संबंध होता है। जन आंदोलन जितना ज्यादा तेज होते हैं और जितना ज्यादा व्यापक होते हैं, जन पत्रिकाओं का होना उतना ही ज्यादा सुरक्षित होता है। और अगर दस्तक जिस कारण से 100वें अंक तक पहुंची है, तो उसकी वजह यह है कि जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोग बढ़ रहे हैं और मौजूद हैं, और वो क्योंकि जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोग ही ऐसी पत्रिकाएं पढ़ते हैं और पढ़वाते हैं, तो इसलिए इन दोनों का अंतर संबंध बहुत ज्यादा गहरा है कि जन आंदोलन अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए इन पत्रिकाओं का इस्तेमाल करते हैं और पत्रिकाएं ऐसी जन आंदोलनों के ऊपर ही जीती हैं, जन आंदोलनों से ही चलती हैं। तो इन दोनों का तालमेल है निश्चित तौर पे। इसीलिए इस हॉल में
ये बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का वो एक पोस्टर भी लगा हुआ है कि पूरी दुनिया में और हमारे देश में कितना ज्यादा हद तक जो है पत्रकारों पे दमन बढ़ा है। और एक पत्रकार साथी हमारे रूपेश कुमार सिंह जो झारखंड से हैं, वो इस समय जेल में है। हम इसकी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसे पत्रकारों को जेल में रखा गया है। उनकी रिहाई की मांग करते हैं इस मंच से। और सुधीर भावे जो विद्रोही पत्रिका के संपादक हैं, जो कि दलितों की, वंचितों की आवाज को आगे लेके आने वाले पत्रकार हैं, उनको भीमा कोरेगांव मामले में जेल के अंदर डाला गया है। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं और उनकी गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जल्द से जल्द उनकी रिहाई की मांग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पंकज बिष्ट जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए अपनी बात। अध्यक्ष महोदय हरेंद्र कुमार जी, सीमा जी, अनिल चमड़िया जी, मैं नाम भूलने में मारी हूँ, मीना जी और कुर्बान अली साहब। मैं असल में मुझे ऐसा लगता है अब कुर्बान अली साहब की बात बोलने की कोई ज़रूरत मुझको नहीं रहेगी। तो वो इतनी सारी बातें और इतने अच्छे तरीके से कह चुके हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर भी क्योंकि मैं आज इतनी दूर से बुलाया गया हूँ तो थोड़ा सा कुछ तो मैं भी कहता हूँ जो अपने समझ में लेने की कोशिश करें। क्या करें कम आइए आप शायद आप। तो असल में देखिए ऐसा है, हमें एक बात सब कभी नहीं भूलनी चाहिए। पत्रकारिता या समाज का कोई भी जो हिस्सा है या उसका जो भी विकास है वो खास तरह के उद्देश्य से चलता है। वो अचानक नहीं होता और वो अगर उस सेक्शन के जो सत्ताधारी है वो उसके हित में काम नहीं करता तो वो उसके खिलाफ। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह, मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात यह है कि देखिए जो आज पूंजीवाद है उसने लगातार उन चीज़ों को जो सामान्य आदमी की पहुंच में आसानी से थी उनको पीछे छोड़ दिया। इन पर नई टेक्नोलॉजी आ रही, वो लगातार नई चीज खोज कर रहा है और वो लगातार उन सारी चीज़ों को जो आम आदमी के हाथ में थी उनसे लेते जा रहा है। जैसे कि वो मजदूर खत्म कर देना, जैसे कि उसने अखबार खत्म करने की तस्दीक है जो बता रहे हैं कि 2040 में खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से ये सारे जो माध्यम है वो लगातार बदल रहे। हमको ये याद रखना चाहिए कि अखबार जब भी चलते जो अखबार पहुंचने की शुरुआत हुई वो खास उद्देश्य उस समय वो आपके ऐसा ठीक है। असल में इसलिए हुए कि तब अंग्रेज और दखल शुरू कर दी थी और वो उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अखबार निकालना हिंदुस्तानियों ने शुरू नहीं किया था या एशियाइयों ने नहीं किया था, वो यूरोप से आ रहे थे, उनकी वो टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने हिंदुस्तान में जो अखबार, मुझे ये खास करवाना नहीं बताएंगे कि हिब्बीस गजब जो है वो पहले निकला या जो उर्दू का अखबार पहले निकला। हिब्बीस गजब मेरे पास तो पहले निकला। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीजें कि क्या हो रहा है वो हमने उनसे सीखी और उनसे ली। तो इस तरह से अखबार यहाँ उर्दू अखबार जब करने शुरू हुई तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, वो भी एक खास वजह से। उर्दू अखबार से मेरा तात्पर्य मुसलमानों में नहीं है, उसमें हिंदू भी अखबारों के वो उर्दू में लिखते थे और उर्दू ज़्यादा हटते थे। उन सब ने जब विरोध करना शुरू किया तो उसके पीछे भी मूल कारण ये था कि वो जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज ताकत आ रही थी, वो उस भारतीय समाज को जो तब तक शासक था उसके हाथ से वो चीजें निकाल रही थी और वो उनके सामने लग रहा।
वो ही सिलसिला आज तक लगातार चल रहा है। और जो भी माध्यम है उनको लगातार जब भी वो किसी के लिए खतरा बनेंगे उन पे वो उनको नियंत्रण करेंगे, उनको बदले करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने अखबारों को नहीं बंद किया, अखबारों को नहीं बंद किया, औरों को नहीं बंद किया या दूसरे लोगों ने, ये अक्सर होता रहा। लेकिन इन लोगों ने तो जिस तरह से हस्तक्षेप करना शुरू किया है, पर असली मुद्दा यह है कि हम और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ मुद्दे पर। ये असली मुद्दा यह है कि जो ये लघु पत्रिका है, जो जन पत्रिका है, जो जन पत्रिका कहते हैं और सामान्यतः वो लघु पत्रिका है। देखिए, जिस अखबार में बड़ी पूंजी लगी होगी, जिसका इंटरेस्ट इस पैसा कमाने के लिए जो अखबार होगा, उसके उसका नहीं है सरकार से जो झंझट बोल लेना। वो पहले फ्रंट से पेज से अखबार में वो एडवर्टीजमेंट से बाहर नहीं रह सकता। वो तो वही अखबार कर सकता है जो घर फूके आपना चलो हमें से वाला मामला। हाँ, तो तब तो इसलिए वो कि ये जो अखबार है, जो 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 छोटी जो जन पत्रिका है, वो गैप को पूरा कर रही है जो जनता के हित के सवाल हैं, जो अंततः समाज को, अगर वो ये नहीं रुके तो ये जो समाज अंततः निर्मित होगा वो सामान्य आदमी के खिलाफ होगा। और दुखी होता जा रहा है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब आपके हाथ में जो भी है उसका नियंत्रण सत्ताधारियों के पास है, उसका नियंत्रण बड़ी मल्टीनेशनल्स के पास है, बड़ी जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं उनके पास है। वो हमारा काम, हमारे जैसे मैं और हमारे साथी लोग कर रहे हैं छोटे पत्रिका में, उनका काम मूलतः यही है कि हमको अपने साथ लोग सब जनता को सचेत करना है कि देखो ये ऐसा नहीं चलेगा, ये अगर ऐसे चलेंगे तो आप कहीं नहीं रहेंगे, आपका जो संकट है वो किस तरह से बढ़ रहा है। और ये बात कहने के लिए ऐसा नहीं है, ये हिंदी में हो रहा हो, उर्दू में भी हुआ है, बंगला में हुआ है, इंग्लिश में हुआ है। इंग्लिश में फ्रंटियर के जो ट्रेडिशन है आप उसको नहीं भूल सकते हो, आज तक निकलता है। ईपीडब्ल्यू एक जमाने में इस मामले में बड़ा माना जाता था, इंग्लिश एस्टेब्लिशमेंट था और वो करता था, अब वो नहीं है। लेकिन लगातार और भी रहे, ब्लिट्ज रहा, करंट रहा, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जो सत्ताधारी थे उनके खिलाफ हो सकता है वो जन पक्ष में इतने न रहे। तो जन पक्ष वाले अखबारों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किसी वर्ग विशेष का, समाज के किसी हिस्से का पक्ष इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो उनके हितों को बचाना चाहता है। उसका कहना यह है कि हमको एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें असमानता न हो, और उस समाज की इच्छा के कारण जो संघर्ष चल रहा है वो आप देखते हैं, वो लगता है तरीके से होता है। और इसीलिए इन छोटी अखबारों अखबारों को पकड़ लिया जाता है, उनको रोका जाता है। बट आपने ये देखा कि किसी बड़े अखबार को भास्कर में फोटो छापे, क्या भास्कर को कुछ हुआ? थोड़े दिन विज्ञापन कम मिले होंगे, वो बात वैसे पावरफुल है। उनको पता है, एक सत्ता को भी पता है, एक सीमा से आगे हम उस सत्ताधारी सेक्शन के खिलाफ, उस ताकतवर सेक्शन के खिलाफ नहीं जा सकते जिसके हाथ में मीडिया है या पूंजी कंट्रोल करता है या कुछ करता है, नहीं जा सकते। आज देख रहे हैं सरकार अडानी के खिलाफ क्या हो चुका है, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है ना, आप उस तरह से बता रहे। ये जो प्रश्न है तो जन पत्रिकाओं की भूमिका कुल मिलाकर दिया है, और वो इसमें भी कोशिश हमने पहली तरफ वो निजी एक व्यक्ति की हिम्मत के कारण चल रहे हैं, कहीं वो और इस तरह के कारण वो ग्रुप के साथ भी चल रहे हैं, और बगैर उसके वो मतलब समूहों के साथ चल रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको एक बात और मतलब स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं ये बात की जैसे ये कहा गया हम में से जो भी अखबार निकाल रहा है या निकाल, देखिए वो बिना पैसे के नहीं निकाल सकता, और वो आप उसके पास संसाधन नहीं होंगे या उसका रोटी या कोई बनेगा या उसके का सामाजिक होगा। मैं जैसे मैं अखबार निकालता हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं सरकारी पैसे से निकालता हूँ। आप कहेंगे कैसे? मैं सरकारी नौकर था, मैं पेंशन लेता हूँ, उसमें रहता था, मैं मेरी पत्नी की सरकारी नौकर थी, वो भी पेंशन लेती है, वो भी मेरी मदद कर देती है, तो मैं एक ऐसा पैसे निकालने की कोशिश करता हूँ। ये बात और है कि मेरा कमिटमेंट है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा समाज हो। ये इंडिविजुअल कमिटमेंट नहीं है,
कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा हूँ और मैं जो हम लोगों से जो जिस तरह से होता है हम उस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात में मेरा कहना लोगों से, पाठकों से, समाज के उस सेक्शन से जिसका भविष्य स्टेक पर, जिसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, उसके कहना है तो इस तरह की पत्रिकाओं को देखें, पढ़ें, समझें और देखें कि जो हो रहा है उसको वो किस तरह से रोक सकते हैं। ये सारी बातें जो है छोटी जन पत्रिकाएं जो है वो उनका तो मामला यह है कि वो एक्चुअली उसी का हिस्सा है और उन अखबारों में काम करने वाले पत्रकार नॉर्मली जो पत्रकार है वो विक्टिम होते हैं, वहाँ अखबार विक्टिम कभी नहीं होता। बड़े पूंजीपतियों के अखबारों में विक्टिम होने को सब आदमी निकालने में डेढ़ करते बंद हो गया पड़ा रहा, ऐसा अक्सर हुआ। तो इसलिए वो खास बात इस तरह से देखने के। तो मेरा कहना पत्रकार सिर्फ यही है, और वैसे भी मेरी तबियत तो बहुत सी ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूँ कि देखिए हमको ऐसे प्रयत्नों को जो प्रयत्न आपको परंपरागत स्थितियों से के खिलाफ सजग कर रहे हो, जो पूंजी के क्या जो प्रभाव है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, जो बता रहे हो कि सत्ता दमन कर रही है, असमानता कर रही है, जातिवाद कर रही है, धार्मिक कट्टरतावाद कर रही है, ये गलत है, ये नहीं चलता। आज के समाज में देखिए धर्म का कोई स्थान नहीं हो सकता। जो लोग जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मूल जो बनाया जा रहा है वो कुछ लोगों का हित है। वो जानते हैं कि धर्म से कोई भला भला नहीं होना है, वो पागल उनको बना रहे हैं। उन लोगों को उन्होंने जो धार्मिक धर्म के नाम पर है वो ऐसे पागल हो गए हैं, वो वैसे हैं। अब देखा हो कल वो जो हरियाणा में खबर आ रही है उसमें 2 लड़के जला गए कि क्या हो रहा है। हम छोटे लेवल पर जितना हो सकता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं। धर्म और जो है ये कोई मायने नहीं रखता। अंततः हम सब उस समाज को हमने बनाना है जो हमको एकता और समानता और समृद्धि को साथ ले जाने की कोशिश करता है। धन्यवाद। शुक्रिया पंकज झा, आपको भी और सुनना था, आपने काफी जल्दी समय दिया, लेकिन ठीक है। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर राजीव कुमार जी को बुला रही हूँ। वो दस्तक के एक तरह से अभिभावक रहे हैं वो, और मैं बात से भी मंच पर आसीन हमारे अतिथि वक्ता साथी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, दस्तक के संपादन में सहयोग करने वाली पूरी टीम जिसमें सीमा भी है, और यहाँ बैठे हुए मेरे सामने कितने सारे साथी हैं। मैं देख रहा हूँ करीब 3 पीढ़ियों के लोग बैठे हुए हैं। खुशी हो रही है क्योंकि इलाहाबाद में पिछले दिनों ऐसे कार्यक्रम भी देखता रहता हूँ जहाँ बहुत कम लोग इकट्ठे होते हैं। अब ये विडंबना हर जगह, लेकिन इतने साथी बैठे हुए हैं और जैन साहब से लेकर के उषा साहब से लेकर के और एकदम नए लोग थे। नाम इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं नाम बाबर साहब से लेकर के गणेश शंकर विद्यार्थी तक, मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप और हम सब अपने को इन्हीं नामों में शामिल होते हुए महसूस करें।
यादें भी प्रतिरोध होती हैं, स्मृतियां। अब तो हमको स्मृतिहीन किया जा रहा है, यादें भी छीनी जा रही हैं, क्योंकि जानते हैं लोग कि इन लोगों को जितना ही अपनी विरासत का ध्यान रहेगा, उतना ही प्रतिरोध की ज्वाला इनके अंदर बढ़ेगी। तो यादें भी छीनी जा रही हैं। ऐसे वक्त में हम जन पत्रकारिता की बात करते हैं। हमारे पंकज भाई, कुर्बानी जी, अनिल चमड़िया जी, मीना जी और सीमा, ये सब जिनको आपने सुना, ये सब पत्रकारिता में ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक तरीके से कहें कि इसे हम जन पत्रकारिता कह रहे हैं, उसकी मिसालें कायम की। सत्ता का भोगी बन चुकी और कारपोरेट पूंजी की जरखरीद चारण बन चुकी पत्रकारिता के बरक्स जन पत्रकारिता से जुड़ करके काम करने के क्या जोखिम है, क्या चुनौतियां हैं, ये सब उन्होंने बताई। नाम रखा सीमा ने दस्तक नए समय की। नया समय दस्तक दे रहा है, पर विडंबना ये है कि जिस समय में हम हैं आज, उस समय में आप सोचिए, अमृतकाल कहा जा रहा है, इसको घोषणा की जा रही है, प्रचारित किया जा रहा है। अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था अनिल जी ने, प्रचार जीवी। ये प्रचार जीवी बनाया जा रहा है। शब्दों को कैसे अपने पक्ष में मोल्ड करना है, ये सत्ता को देख के आप जान सकते हैं। आजादी का 75वां साल, तो पहले कहा अमृत पर्व। अब पर्व शब्द तो थोड़ा सीमित अवधि वाला मालूम पड़ता है। भाई पर्व तो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 महीने होगा। बड़ी चालाकी से वो अमृत पर्व से आगे अमृत काल, अपने पूरे कार्यकाल को, अपने पूरे शासनकाल को अमृत काल कह करके प्रचारित किया जा रहा है। अगर हम उस लोकतंत्र के, जिसके बारे में भी कहा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, अगर इसके एक संवेदनशील और सजग नागरिक हम हैं, तो हमको ये शंका होनी चाहिए कि अमृत के नाम पर विष दिया जा रहा है। स्लो पॉइजनिंग में कहते हैं ना, शब्द है मंद विष देना, धीरे 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 पूरे समाज की एक ऐसी हालत कर दी जाए, मंद विष धीरे धीरे करके ये लोग अपना होना भूल जाए, अपनी ताकत भूल जाए। अभिव्यक्ति की आजादी के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। और अगर हम दस्तक दें तो अभी ताजा मिसाल है। अभी कुर्बानी साहब ने कहा कि बीबीसी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। सब सीमा ने नामों की याद दिलाई, कौन कौन जेल में बंद है, क्या अपराध है उनका। तो ये अभिव्यक्त की आजादी के दरवाजे बंद हो जाए, ऐसे समय में
हम हैं, लेकिन उम्मीद तो है। वो एक शेर है ना कि 1000 वर्ष गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नए समय को इन बंद दरवाजों पर दस्तक देने से कब तक रोका जाएगा? अभी बात हुई कि ये हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, मंदिर मस्जिद जो हो रहा है। दोस्तों, पत्रकारिता कैसे मानसिकता बदल सकती है, इसकी एक मिसाल इतिहास से आपको दें। एक नाम सुना होगा आपने, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर में थे, गणेश का विद्यार्थी भी। कानपुर में ही उनकी हत्या हुई थी। मैं भी कानपुर का ही हूँ, इलाहाबाद आया 50 साल हो गए। प्रताप नारायण मिश्र ने अखबार निकाला, भारतीय के जमाने में इतने पहले एक अखबार निकाला और उसका नाम क्या रखा? ब्राह्मण। अब सोचिए, जब हम किसी का नाम रखते हैं, अपना बच्चा हो, अपना अखबार हो, अपनी पत्रिका हो, अपना घर हो, कोई, जब किसी प्रिय का नाम हम रखते हैं तो एक भाव रहता है, नाम गरिमामय हो, बड़प्पन को प्रकट करने वाला नाम हो। अब एक ब्राह्मण निकाल रहा है अपना, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण खुद है। मानसिकता भी उसकी रही होगी कि ब्राह्मण शब्द जो है वो श्रेष्ठता वाची है, तो नाम रखा अपने अखबार का ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र को छोटा भारतेंद्र कहते थे। जब पत्र निकाला तो उसी पत्र के आगे आने वाले एक अंक में, उस जमाने में वो निकलता था ना, तो क्या कहते हैं उसको, एक सूत्रवाद होता है, ऐसे ही होता। तो उसी अपनी ही पत्रिका में जिसका नाम रखा है ब्राह्मण, उसी पत्रिका में एक दोहा छपा। ये जो बहुत नाम लिया करते हैं ना हिंदू, इन्हें ना इतिहास पता है, न साहित्य के बारे में पढ़ते होते भाई नहीं कुछ। पर जवाहरलाल के पीछे पढ़े, कोई पढ़ते बहुत थे, गांधी के पीछे पढ़े। तो ब्राह्मण अखबार, ब्राह्मण नाम के पत्र में पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण दोहा छापा अपने हिंदुस्तान के बारे में। कैसा हिंदुस्तान हमारा है? अब हिंदुस्तान कहने शायद चल जाए, भारत, कैसा भारत हमारा है बताया गया उसमें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने अपने ही अखबार में भूल गए वो जो वेद का कथन है ना कि ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय कंधा है और शूद्र पैर है वाला जो रूपक बनाया गया है, दिया जाता है। एक ब्राह्मण ही उसको भूल गया, और जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र था उसका प्रताप देखिए, पत्रकारिता का प्रताप, कि कैसे पत्रकारिता करते करते उसका मन बदला। और उसी अखबार में उसने क्या लिखा? भारत क्या है? जवाहरलाल ने भारत में खोज लिखा। प्रताप नारायण मिश्र ने पहले ही अपने एक ऐसे भारत को खोज लिया जिसकी रक्षा उनको महसूस भी करनी है, और उसको याद करके हम कह सकते हैं कि आज भी उसी रक्षा हमको करनी है। वो भारत कैसा होगा? यहाँ पर 3 मत, यहाँ पर 3 मत हैं भारत। यहाँ पर 3 मत, हिंदू, यवन
किर्गिस्तान, ये तीनों हैं। और कैसे हैं? भारत की शुभ देहना तीनों अस्थि समान। ये हड्डियां हैं हिंदुस्तान की, भारत की शरीर की। ये ऊंचा नीचा वाला कम नहीं जो बना हुआ था मन में वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के, वो नहीं है इसमें। ये सब हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी है, ये सब भारत की देह की हड्डियां हैं। एक की हड्डी टूटी असर करेगा देह। तो भारत की देह शुभ तभी बनी रह सकती है जब हर हड्डी सही सलामत रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने, ये हमें याद करना चाहिए। ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि पत्रकारिता करते करते प्रताप राय मिश्र की मानसिकता कैसे बदली और जिसका नाम रखा था ब्राह्मण, उस पर ये चीज लिखी है कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई ये सब हमारे भारत में मुकम्मल बने रहे, अपने अपने आदर के साथ बने रहे। इसी में भारत की देह की रक्षा है। ये आज ये बात खतरे में है। आज अभी बात चल रही थी, गांधी की बहुत बात होती है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। कोई गोडसे को शहीद बना रहा है और साथ ही साथ गांधी का शहादत दिवस भी 75वां मनाया जा रहा है एक साथ। वो कौन सी कमना और अनामत जिसने कहा भारत को आजादी तो 2014 में मिली, और वो कौन है पुष्पेंद्र श्रेष्ठ जो कहता है, इलाहाबाद भी आए थे वो महाशय, सभा हुई थी, उसके आए थे, बहुत लोग उमड़े थे। तो वो कहते हैं, उनका कहना था कि राष्ट्रपिता कहां से हुए होंगी। इस तरह की बातें गांधी के बारे में कही जा रही है। पूंजीपतियों का दलाल भी कहा गया उनको। अभी बहस का विषय है, पूंजीपतियों से सहयोग लिया उन्होंने, उसका अच्छा परिणाम कितना, बुरा परिणाम क्या, वो फिलहाल यहाँ। लेकिन घनश्याम दास बिरला ने गांधी से सवाल किया, बिरला ने सवाल किया गांधी से कि बापू अभी तो हम लोग अंग्रेज से लड़ रहे हैं, जब अंग्रेज चले जाएंगे तो आप किससे लड़ेंगे। गांधी ने फौरन अपनी तेजस्वी आंखें और मुस्कुराहट के साथ कहा, तब तुमसे लड़ेंगे। बिरला से कहा। जब बिरला ने कहा कि किससे लड़ेंगे आप, अंग्रेज लड़ेगा, तो गांधी का जवाब था, आजाद हिंदुस्तान में हम तुमसे लड़ेंगे। शायद होते तो अपनी बात को सत्य साबित कर रहे होते। तो ये देश हमारा है। इतनी कुर्बानियों के बाद आजादी पाई, और बेशक जैसा कि कहा गया, पत्रकारिता का बड़ा योग है इस आजादी पाने में। और आज भी अगर हम, अभी कुर्बान भाई ने कहा था ना कि वो अकबर इलाहाबादी की याद दिलाई, जब तो मुकाबले हो तो अखबार निकालो। दुर्भाग्य ये है कि आज तोप का मुकाबला करने के लिए अखबार नहीं निकाले जाते। आज ये अडानी, अंबानी जैसे लोग खुद तोप बन जाने के लिए अखबार निकालते मुकाबला करना। तो हमें जो पत्रकारिता को, जिसे हम जन पत्रकारिता कहेंगे, अब सोचिए कि कौन सा जादू है भाई
निजाम के पास कि कोरोना होता है तो ताली और थाली बजवा देता है। 75वां साल आता है आजादी का, घर घर फहराओ झंडा का नारा देकर के पता नहीं कितना झंडा बनाने वालों को पैसा लगाया है, उनका मुनाफा कमा लेता है। जिसके लिए शहीद हुए थे, जिस झंडे को फहराते हुए फांसी की सजा होती थी, उस झंडे के नाम पर मुनाफा करवाते। कांवड़ियों पर, कल्पवासियों पर ये कौन सी जनता है भाई, इसको संबोधित किया जा रहा है? दोस्तों, ये बनाई हुई जनता है, ये स्वाभाविक जनता नहीं है जो भूखों मर रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बनाई गई जनता है। फांसीवाद को भी लोकतंत्र की कसम खाकर अपनी सत्ता का औचित्य जब स्थापित करना होता है तो बहुमत का दावा पेश करना होगा। वो बहुमत कैसे बनाया जाए, ये सारे भोंपू जितने हैं जो इसे आप लोग मीडिया पर पता नहीं नाम देते हैं, ये सारे माध्यमों के जरिए वो अपने लिए जनता बना रहे हैं। ये प्रायोगिक जनता है। हमारी पत्रकारिता क्या बना रही है? हमें उस स्वाभाविक जनता को संबोधित करना है जो असंतोष, जो आकांक्षाएं जनता की हैं, उनको कैसे उजागर किया जाए, कैसे उनको अकेला न पड़ने दिया जाए, इसके लिए वातावरण बनाने में पत्रकारिता लोग दे सकती है। और सीमा ने ठीक कहा था कि इकट्ठे होने का समय है। जो साथी पत्रिकाएं निकाल रहे हैं अलग अलग, कोई ऐसा संवाद संभव सबके बीच कि सब किसी तरीके से संगठित होकर के एक दूसरे की आवाजों को सहयोग करें। ये वक्त है कि तलाश साथ साथ करें, कुछ राहें अलग अलग तलाशने से फायदा। ये वक्त है तलाश साथ साथ करें कुछ। सीमा ने जब मुझे मैसेज भेजा कि याद दिलाए कि आपका इंतजार है, तो मैंने जवाब दिया, इंतजार रहेगा मुझे खुद भी, अपना भी। मध्य वर्ग के लोग साथी हमारे कहते हैं कि विकल्प क्या है, क्या हम नाम लेते हैं, क्या इनको वोट देते हैं, क्या उनको वोट देते हैं, नाम लेते हैं। मैं नाम नहीं देता, जो पार्टी देता है, क्या इनको वोट देते हैं तो अपराधियों की पार्टी, क्या उनको वोट देते हैं वो फला ले। सब कहते हैं किसको वोट दे, विकल्प नहीं। मैं कहता हूं भैया, तब तक इंतजार करते रहोगे उन लोगों में से कि वो आए, उस पार्टी से आए, उस पार्टी से आए, उस पार्टी से आए। हमें खुद अपने को पुकारना है, अपना इंतजार करना है। दूसरों का इंतजार करके खत्म हो जाएगी बात। हम सबको अपना अपना इंतजार करने का वक्त है, और ये इंतजार लंबा नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी
हम अपने को प्राप्त करें, अपनी ताकत को पहचान लें, मध्य वर्ग को मस्त वर्ग न होने दें, पूरी कोशिश की जाए प्रलोभन के जरिए कि मध्य वर्ग को मस्त वर्ग बनाया जाए। अब हमें अपनी को पुकारना चाहिए, क्या हम भी उसी मध्य वर्ग के सदस्य बने रहना पसंद करेंगे? नहीं। तो मुख्य बोध का तो पूरा बार बार आह्वान यही है। मध्य एक प्रकार से मध्य वर्ग की जो निष्क्रियता या जो सुविधा परस्ती वगैरह है, उसका बहुत मुख्य बोध में पुकारा है। तो ये मध्य वर्ग अगर सचेत हो जाए, अपनी भूमिका पहचान दे और ये जो सीमित साधन से जो अखबार या पत्रिकाएं निकलती हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी मान करके सहयोग करे, तो शायद अभी भी विकल्प बन सकता है। विकल्प हमारे ही अंदर से आए, छिपा बैठा है हमारे अंदर, हम उसका इंतजार नहीं कर रहे। तो मित्रों, मेरा कहना है कि अब हम सब जितने साथी यहाँ बैठे हैं, ये खुद अपने पुकार रहे कि तुम किसके इंतजार बैठे हो भाई? क्यों नहीं आते अपने पास, अपनों के पास, अपने पास, अपनों के पास? ये सब हमारे यहाँ बैठे हैं। हमें अपने पास आना है, यानी अपनों के पास आना है। और फिर ये जो आखिर फिर कह दो, सीमा को बधाई कि 100 अंक का सफर पूरा हो गया। लेकिन इस कामयाबी के साथ है बधाई कि सफर आगे भी चलता है। रास्ता लंबा हो तो भी हिम्मत न हारी जाए। हर सक्रिय कोशिश के साथ जितना संभव हो अपने साथियों के सहयोग से, अपनी संकल्पशीलता से हम ऐसे सफर पर आगे बढ़ते रहें, साथी तलाशते रहें, साथी मिलेंगे और ये सफर लंबा होगा। और फिर भले ही पुराना कह रहे थे ना कि वो कागज पर खत्म हो रहा है, प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा, अंदेशा होने लगा, पेपरलेस सब कुछ होने जा रहा है, तो घोषणा कर दी गई। तो दोस्तों, लिखने के लिए सिर्फ कागज काफी नहीं होता, खत्म कर दो, फैसला कर रहे मताए लो कलम करते रहेंगे, डुबोनी है, लहू में मैया में, तो मैं भी कहता हूँ कागज खत्म हो रहा है, कलम भी खत्म होने दीजिए, क्योंकि लिखना खून से होगा। हम जो लिखते हैं, दबातों को लहू देते हैं, ये महसूस किया जाए। हम पत्रकार हों, हम लेखक हों, हम जो भी हैं, जिस रूप में भी हम संदेश देना चाह रहे हैं, तो इस हौसले के साथ दें, ये विश्वास जगाते हुए दें कि हम जो लिखते हैं, दबातों को लहू देते हैं। कौन कहता है कि लिखे कलम काफी है? सिर्फ कलम से नहीं, दबाव में लहू है कि नहीं, हमें अपने को झोंकना पड़ेगा। तब वो सपने जो हमारी आंखों में, हमारे साथियों की आंखों में, हमारे पत्रकार मित्रों की आंखों में, हमारे साहित्यकारों की आंखों में, बौद्धों की आंखों में और सामान्य आदमी की आंखों में, सपने हमारे आप की जो छीन भी ले आप, हम कह सकेंगे कि सपने हमारी आप की जो छीन भी ले आप, सपने ये सबकी आप में कल आएंगे जरूर।
इस उम्मीद के साथ सीमा का ये सफर, और इस सफर सीमा का नहीं है, सिर्फ सीमा का सफर नहीं, बल्कि जब सीमा पर वो क्या वो ऑपरेशन ग्रीन हैंड मेरे पास पुलिस आ गई, अपराध क्या था, उस का विमोचन हुआ तो उस समय था मेरे हाथ में, तो ये खबर पहुंची के लिए जेल में, तो पुलिस वाले आते थे, सीमा से आपका क्या संबंध है? अरे हमने कहा यार ये तो बात हुई, मैं अध्यापक हूँ, तो पूछा करके तो विद्यार्थी मेरा हो, तो उससे क्या संबंध है? अरे तो क्या संबंध है? नहीं, आपको किसी उसका सहयोग आप किस रूप में कर रहे थे? और फिर करते करते तो देशद्रोह, फलाना अपराध, फलाना अपराध वो पाया गया है, उसके पास वो अगर जो वर्जित साहित्य है वो पाया गया है उसके पास, तो उन्होंने देशद्रोह जैसा नाम लिया। तो हमने कहा पुलिस वाले से, तो हमने उनसे कहा अगर आपको असली देशद्रोही देखने हो तो उनके नाम बता सकता हूं आपको, नाम बता सकता हूं। तो बोले कौन? अरे हमने कहा चलिए वो मोहल्ले में एक दुकान है जहां मसाले में वो उसमें लीड मिलाई जाती है, वो दवा की दुकानें, वो दवा कंपनियां जो नकली दवाई बेच रही है, छापा पड़ता है तुम, वो देश हित कर रहे हैं वो लोग। अगर देश द्रोही कौन है इसकी पड़ताल आपको करनी है तो पूरे देश में देशद्रोही फैले हुए हैं असली, उनको पहचानिए। उस नाम तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बहरहाल अच्छा ठीक है। तो बहुत सी ऐसी बातें, तो ये कोई बात है कि हमारे साथियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनसे साथ रखना भी, उनसे सहानुभूति रखना भी, उनको सहयोग करना भी, उनसे बात करना भी गुनाह हो जाए। ये चीजें अपने अंतिम ऊंचाई पर पहुंचने पाए, इससे पहले हमको सावधान हो जाना चाहिए। ये पत्रकारिता सावधान करने की, आप लोग जल्द सहयोग करेंगे ताकि 100 अंकों का सफर आगे भी चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और राजेंद्र कुमार जी को और आप सभी लोगों को मेरा आश्वासन है कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है मतलब करते रहेंगे। निश्चित तौर पे ये सफर आगे जारी रहेगा और हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरीके से जारी रहेगा। और दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त हो गया है लगभग, लेकिन मैं एक चीज भूल गई थी, तो मेरी गलती ठीक करने के लिए आप लोग थोड़ी देर बैठे रहिए। हमारे कोलकाता के कुछ साथी आए हैं, वो यहाँ पे गीत भी प्रस्तुत करना चाहते थे और हम भी चाहते थे कि वो यहाँ पे गीत प्रस्तुत करें, तो मैं उनको आवाज देती हूँ, वो लोग आके एक गीत यहाँ पे प्रस्तुत करें बांग्ला में। उसके बाद हम लोग बाहर चल के चाय पिएंगे और उसके बाद कार्यक्रम के समय
हम लोग तो हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं बोल लेते हैं, तो सीमा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इंतज़ार में उठे, बहुत बार भेजे हैं व्हाट्सएप में आने के लिए। तो सचमुच एकदम अंतिम में जो प्रोफेसर ने बोला है वो सही बात है। इंतज़ार हमारा था, हम लोगों पर था ये देखने के लिए कि कैसे सीमा ने इतना इस समय में इतना कठिन काम इतना दिनों से चला रहा है, क्योंकि हम लोग भी कलकत्ता में एक छोटा महिला संगठन का पत्रिका चलाते हैं, तो हम जानते हैं कि आजकल का ये समय, इस दौर में ये जो दूसरा बात बोलना, दूसरा कहना, दूसरा तरीका से कहना, ये कितना कठिन होता है। तो इसीलिए यहाँ आकर और आप लोगों को मौजूदगी में इतना सारी बहुत अच्छा बात सुनकर साहस ही बढ़ा कि हाँ, ये हम लोग सभी इकट्ठा मिलके, सभी लोग मिलके ये पत्रिका हम भी आगे बढ़ा सकेंगे। ये साहस और भी अच्छा मजबूत हुआ करता हो। हम लोग हिंदी गाना करके आए थे, तो सीमा दीदी ने बोला कि बांग्ला गाना सुनाने के लिए, तो बांग्ला ही सुना। জুড়বা ধীরে আয় রে আয় সবাই মিলে আয় রে আয়, জুড়বা ধীরে আয় রে আয় সবাই মিলে আয় রে আয়, নতুন দিনের লগন বয়ে যায়, সবাই মিলে জুড়বা ধীরে আয়, আয় রে সবাই মিলে জুড়বা ধীরে আয়, জুড়বা ধীরে আয় রে আয় সবাই মিলে আয় রে আয়, জুড়বা ধীরে সবাই মিলে আয় রে আয়, নতুন দিনের লগন বয়ে যায়, সবাই মিলে জোড়বা ধীরে আয়, আয় রে সবাই মিলে জোড়বা ধীরে আয়। আজ নতুন করে শপথ নেবার লগন এসেছে, আজ মরা নদীর কুলে কুলে জোয়ার জেগেছে, আজ নতুন করে শপথ নেবার লগন এসেছে, আজ মরা নদীর কুলে কুলে জোয়ার জেগেছে, আজ সবাই মিলে মিলতে হবে নতুন মোহনায়, আজ সবাই মিলে মিলতে হবে নতুন মোহনায়, সবাই মিলে জোড়বা ধীরে আয়, আয় রে সবাই মিলে জোড়বা ধীরে আয়, জোড়বা ধীরে আয় রে আয় সবাই মিলে আয় রে আয়, জোড়বা ধীরে আয় রে আয় সবাই মিলে আয় রে আয়, নতুন দিনের লগন বয়ে যায়, সবাই মিলে জোড়বা ধীরে আয়, আয় রে সবাই মিলে জোড়বা ধীরে আয়, আজ প্রাণে প্রাণে মিল করে দে মিলে আনন্দে, আজ ঐক্যতায় সুর ভরে দে গানের ছন্দে, মিলে আনন্দে মিলে আনন্দে, আজ প্রাণে প্রাণে মিল করে দে মিলে আনন্দে, আজ ঐক্যতায় সুর ভরে দে গানের ছন্দে, মিলে আনন্দে মিলে আনন্দে, আজ নতুন সড়ক ডাক দিয়েছে শরীরে আহ্বান, আজ লক্ষ প্রাণের ঐক্যতানে দুঃখ ভাঙার গান, আজ নতুন সড়ক ডাক দিয়েছে শরীরে আহ্বান, আজ লক্ষ প্রাণের ঐক্যতানে দুঃখ ভাঙার গান, আজ সবাই মিলে মিলতে হবে নতুন মোহনায়, আজ সবাই মিলে মিলতে হবে নতুন মোহনায়, সবাই মিলে জোড়বা ধীরে আয়, আয় রে 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 সবাই মিলে জোড়বা ধীরে আয়। बहुत शुक्रिया सुपर्णा और उनके साथी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के आने से ये
लगी हुई है, चाय पी कर ही आप लोग बाहर चले। बहुत शुक्रिया। किताब भी दीजिए। सीमा,